Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affair of third week of August 2021. तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बात करेंगे अगस्त के तीसरे सप्ताह के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे एएफओ, नाबार्ड एंड अदर एग्जाम्स के लिए ये जो करंट अफेयर हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको एग्रीकल्चर की जितनी भी अपडेट्स हैं और स्टडी नोट्स हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। और आपको बता दें हमने एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है, एग्री मंत्रा का है। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि फ्री एज वेल एज़ वहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल कराए गए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना ₹1522 करोड़ ट्रांसफर्ड इनटू फार्मर्स बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक स्कीम है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके तहत यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 1522 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं फार्मर के डायरेक्ट उनके अकाउंट में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सीएम जो हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये पेमेंट ट्रांसफ़र की है 1522 करोड़ रुपए की। 21 लाख फार्मर को इससे फ़ायदा मिलेगा जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के होंगे। और आपको बता दें ये जो आपकी स्कीम है, ठीक है, इसके तहत जो मनी ट्रांसफ़र की गई है वो की गई है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के जन्म दिवस, ठीक है, एनिवर्सरी के दौरान ही ये जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र की गई है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ यहाँ पर 3,49,00,000 रुपीज़ भी ट्रांसफ़र किए हैं जो कि कैटल रियरर्स जितने भी पशुपालक हैं उनके लिए और जो गौठान कमेटी है उनके लिए। उसके साथ साथ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब वुमेन्स के जो SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको अंडर राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 21 मई 2020। तो 21 मई 2020 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका जो बजट एलोकेट किया गया है वो ओवरऑल किया गया है 5100 करोड़, मतलब 5100 करोड़ का बजट है इस टोटल स्कीम का। और आपको बता दें ये जो योजना है वो धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए सहायता राशि प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी। और एक और आपको बता दें बात कि जो हमारे राजीव गांधी हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944, 20 अगस्त 1944 को। तो उनकी जो एनिवर्सरी है वो अभी 20 अगस्त को मनाई गई थी। उसी के दौरान ये जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया गया है फार्मर्स के अकाउंट में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे सोनालिका लॉन्चेस सोनालिका एग्रो सॉल्यूशन ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट रेंटल ऐप। तो यहाँ पर बात करेंगे तो आपको बता दें कि सोनालिका कंपनी जो कि एक ट्रैक्टर की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सोनालिका एग्रो सॉल्यूशन ट्रैक्टर एंड इम्प्लीमेंट रेंटल ऐप। तो यहाँ पर ये जो ऐप लॉन्च की गई है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि फार्मर और हाईटेक फार्म मशीनरी के बीच में जो गैप है उसको कम करना। सीधा सीधा कहने का तात्पर्य है कि जो किसान हैं जो हाईटेक मशीनरी अवेल नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, वो यहाँ पर रेंट पर उन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं जिससे उनकी जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ सके। इसी के लिए यहाँ पर सोनालिका ग्रुप लेकर आया है सोनालिका एग्रो सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इससे होगा क्या कि जितनी भी हाईटेक मशीनरी हैं उनको रेंट पे अवेलेबल कराया जाएगा किसानों के लिए और वो यहाँ पर एक कम अमाउंट में उन मशीनों का यूज़ कर सकते हैं और अपने जो खेत हैं, अपने जो फार्म है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोनालिका जो कंपनी है वो पंजाब के होशियारपुर में इसका हेड ऑफिस है और मिस्टर LD मित्तल इसके ओनर हैं। और आपको बता दूं ये जो इंडियन कंपनी है इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ऑन एन एवरेज 3 लाख ट्रैक्टर पर ईयर, ठीक है, 3 लाख ट्रैक्टर पर ईयर यहाँ पर प्रोडक्शन
कैपेसिटी है सोनालिका ग्रुप की। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक। तो यहाँ पर वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी जीन बैंक इनॉग्रेट की है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को। और आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक है। अब यहाँ पर बात आती है कि पहली जीन बैंक जो है वो कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो वो 1996 में इस्टेब्लिश की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दूं कि ये जो जीन बैंक है जो कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है, ये सिचुएटेड है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR पूसा न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पर बात आती है कि ये है क्या, जीन बैंक होते क्या हैं, ये भी थोड़ा सा आपको जानने वाली बात है। ये भी आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो जीन बैंक है वो जापान में है। जापान के बाद ये अब भारत में हो गई, ठीक है। तो भारत में दूसरे नंबर की है, पहले नंबर की जो जीन बैंक है वो आपकी जापान में है। तो जो बीजों के जर्म प्लाज्मा हैं उनको -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वर्षों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अगर हम -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी बीज के जर्म प्लाज्मा को रखेंगे तो ये लंबे समय तक हम इसको सहेज कर रख सकते हैं। और आपको बता दूं इस बैंक में अगर हम बात करेंगे 10 लाख जर्म प्लाज्मा को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। फिलहाल की कंडीशन में बात करेंगे तो 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा प्रिजर्व में, जिनमें से 2.7 लाख घरेलू प्रजाति हैं, बाकी दूसरे देशों से प्राप्त किए गए। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि यहाँ पर एक से एक बढ़कर वनस्पतियों के प्लाज्मा प्रिजर्व किए गए और इनकी मदद से हम नए प्रजाति उनको बनाना उनको भी हम संभव कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि इन जर्म प्लाज्मा की मदद से हम नई प्रजाति भी विकसित कर सकते हैं, इसीलिए इस जीन बैंक को डेवलप किया गया है। ये आपको याद रखना है कि 16 अगस्त 2021 को इसका इनॉग्रेशन किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। आगे बात करेंगे यूनिक ID कार्ड फॉर फार्मर्स अंडर बिरसा किसान इनिशिएटिव। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है झारखंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, बिरसा किसान इनिशिएटिव। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि बिरसा किसान विच विल गिव यूनिक ID टू अबाउट 58 लाख फार्मर्स इन दी स्टेट। तो स्टेट के 58 लाख फार्मर्स को ये यूनिक ID प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ बात आती है कि यूनिक ID है क्या, तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने एक अब किसानों को नई पहचान देने की पहल की प्रारंभ की है। कृषि विभाग पारदर्शिता के साथ बिरसा किसान के रूप में पहचान देने के कार्य में जुट गया है। कहने का मतलब है कि अब किसान को बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा और उसकी एक यूनिक ID होगी, ठीक है। अब यूनिक आइडेंटिटी के लिए उनको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और उनका जो सेविंग अकाउंट है वो देना अनिवार्य होगा, क्योंकि जो भी हेल्प होगी, जो भी सब्सिडी होगी या जो भी पैसा अनुदान होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा उसी अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से फ़ायदे इस यूनिक ID के होने से मिलेंगे। तो जैसे बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इंक्लूडिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो जितने भी आपके DBT होते हैं, मतलब सीधे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होती है राशि, जो आपके खाते में जो राशि ट्रांसफ़र की जाती है सरकार के द्वारा, उसकी बात की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीडों का जब वितरण होता है उसमें लाभ करेगा। फर्टिलाइज़र का वितरण होगा उसमें आपको लाभ मिलेगा। एग्रीकल्चर लोन लेने जाओगे वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें 18 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई हैं, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि एक स्टडी के दौरान 2019 में एक सर्वे किया गया था, तो वहाँ से एक डेटा रिवील किया गया था कि जितनी भी लोन स्कीम हैं वो लगभग 60% फार्मर्स तक पहुँच ही नहीं पाती हैं जो रूरल बैकग्राउंड में। कहने का मतलब है केवल 40% फार्मर तक ही ये जो आपकी स्कीम है उनका फ़ायदा पहुंच पाता है। अदरवाइज जो 40% जो आपके फार्मर हैं वही केवल फ़ायदा ले पाते हैं। तो इसी गैप को कम करने के लिए, ताकि सभी फार्मर तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, इसीलिए ये यूनिक ID लॉन्च की जाएंगी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के फार्मर्स को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है
केवल और केवल 200 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सभी ग्रुप में शेयर करना, ताकि सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल सके। आगे बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड 6,000 पर ईयर टू लैंडलेस फैमिलीज। तो जितने भी लैंडलेस फैमिलीज हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, छत्तीसगढ़ स्टेट में, उनको 6,000 रुपये सालाना यहाँ पर प्रोवाइड करेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो आपको बता दें एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। इसके तहत 6,000 रुपये एक साल में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे 12 लाख लैंडलेस लेबरर को फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो बजट है वो 200 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो स्कीम है अभी चलाई जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक है। तो ये जो बजट है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए एलोकेट किया गया है। और आपको बता दें कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, या फिर जो नरेगा में काम करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको 6,000 रुपये सालाना यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें 28 जुलाई को विधानसभा में अनाउंसमेंट की गई थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा कि हम ये स्कीम लाएंगे और लोगों को लैंडलेस फैमिलीज को 6,000 रुपये सालाना प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 1 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक चलेंगे। तो यहाँ पर सारा डेटा जो भी फिल होगा वो अगर फिल हो जाता है अच्छे से तो आपको 6,000 रुपये सालाना यहाँ पर मिलेगा। ये आपको याद रखना है। लॉन्चिंग डेट की बात कर लेंगे तो 18 अगस्त को लॉन्च हुई थी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई, तो 18 अगस्त 2021 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप लॉन्च्ड इन तेलंगाना। तो यहाँ पर भारत के तेलंगाना में ऐसी पहली फर्स्ट कैटल जेनोमिक चिप लॉन्च की गई है, जो कि जितने भी स्वदेशी नस्लें हैं उनको संरक्षित करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिलीज की है, जिसका नाम है इंडिगो। यहाँ पर बात करेंगे तो इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप है जो कंजर्व करेगी हमारी जितनी भी देसी वैरायटीज़ हैं, जितनी भी हमारी भारतीय नस्लें हैं, चाहे वो आपकी गिर की हो, कांकरेज की हो, साहिवाल की हो और अंगोल की हो, ठीक है। इन सभी की ब्रीड को, नस्लों को सहेज के रखेगा ये आपका जीनोमिक चिप। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देता हूँ कि जीनोमिक चिप जो है वो वैज्ञानिकों ने एक चिप विकसित की है जो देश में मवेशियों की स्वदेशी नस्लों पर एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करेगी, ठीक है। तो एक डेटाबेस तैयार करने के लिए कि कितनी नस्लें हमारे पास, कितनी विदेशी नस्लें, कितनी स्वदेशी नस्लें, तो इस तरीके का पूरा डेटाबेस इस जीनोमिक चिप में रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन उन नस्लों के बारे में, उस ब्रीड के बारे में उस चिप में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो इंडिगो है प्योरली इंडिजिनस है, मतलब देसी है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैटल चिप है जो कि तेलंगाना ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया अचीव द गोल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आवर ओन ब्रीड। जितने भी हमारी खुद की ब्रीड है, देसी ब्रीड है, भारतीय ब्रीड है, स्वदेशी ब्रीड है, उनको कंजर्व करना और फार्मर की आय को डबल करना 2022 तक। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है और इंडिगो एक डिजिटल जीनोमिक चिप लॉन्च की है जो कि भारत की पहली ऐसी चिप है जो तेलंगाना में लॉन्च हुई है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नाबार्ड लोन्स राइज 25.2% टू रीच 6 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। एनुअल रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट आया है जो कि नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है कि नाबार्ड के जो लोन हैं वो 25.2% से इंक्रीज हुए हैं और वो पहुंच गए ₹6 ट्रिलियन तक 2021 फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द टोटल लोन एंड एडवांसेस एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड ड्यूरिंग 2020-21 रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 25.2% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर 25.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बाद यहाँ पर ये पहुँच चुका है 6 लाख करोड़, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 6 ट्रिलियन रुपीज तक। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो नाबार्ड ने यहाँ पर अर्न किया है 34,671.2 करोड़ इनकम, ठीक है।
अगर हम ओवरऑल इनकम की बात करेंगे तो 34,671.2 करोड़ इनकम 2020-21 में अर्न की है। और यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 6.1% की देखने को मिली है अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करें। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर टैक्स हटाने के बाद कितना प्रॉफिट नाबार्ड को हुआ है ये भी बात करेंगे तो वो हुआ है 4,320 करोड़ का। अगर हम कंपेयर करेंगे 2019-20 के 3,859.2 करोड़। मतलब है कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में नाबार्ड का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब है नाबार्ड के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और आपको बता दें कि एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग ग्रू at 12.3% in 2020-21, द हाईएस्ट अक्रॉस ऑल सेक्टर। तो जितने भी सेक्टर हैं जो लोन लेते हैं, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर अभी तक का सबसे बड़ा सेक्टर उभर के आया है, जिसकी जो क्रेडिट ग्रो है वो 12.3% 2020-21 में बढ़ी है। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो काफ़ी ज़्यादा लिया गया है फार्मर्स के द्वारा, जिससे उसकी जो परसेंटेज है नाबार्ड की वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे गवर्नमेंट टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस टू पुअर बाई 2024। पीएम मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि 2024 तक सभी लोगों तक, जितने भी सभी लोग जो गरीब हैं उन तक फोर्टिफाइड राइस पहुंचाया जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। यहाँ पर डिफरेंट जितनी भी स्कीम चल रही हैं जिसके तहत जो खाद्यान्न है, जो अनाज है, वो लोगों तक पहुंच रहा है, उन्हीं स्कीम में राइस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फोर्टिफाइड राइस में, या फिर कोई और भी ग्रेन होगा उसको भी फोर्टिफाइड कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके साथ क्या कह सकते हैं, एक प्रोसेस है फोर्टिफिकेशन। इसमें होता क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है किसी भी रेगुलर सीरियल में, किसी भी रेगुलर अनाज में, जिससे उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट काउंट हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे माल न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ अगर किसी भी पर्सन में न्यूट्रिशन की कमी है वो फुलफिल हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु में अगर हम ऊपर से और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं तो वो बन जाती है फोर्टिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब राइस की बात हो रही है तो केवल राइस में यहाँ पर फोर्टिफिकेशन किया जाएगा ताकि कुपोषण को देश से भगाया जा सके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये डिसीजन लिया गया है इन दी व्यू दैट माल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एमंग पुअर वुमेन एंड पुअर चिल्ड्रन। तो जितने भी गरीब बच्चे हैं या गरीब महिलाएं हैं उनमें क्या है, देखा गया है कि न्यूट्रिएंट की बहुत कमी होती है और वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल जितनी भी स्टेट है हमारे इंडिया में, उसमें से 15 स्टेट अभी चुनी गई हैं जो कि सेंट्रल स्कीम ऑन फोर्टिफाइड राइस एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत चावल लोगों तक पहुंचाएंगी, गरीब लोगों तक पहुंचाएगी अंडर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जिसमें से आपकी जो 5 स्टेट हैं वहाँ पर अभी एक डिस्ट्रिक्ट को पायलट बेसिस पे चुना गया है ताकि ये देखा जा सके कि वो कैसा प्रोसेस कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये ऐसे कुछ स्टेट हैं जिन्होंने फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि देश का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, देश का हर चौथा बच्चा। और देश की हर दूसरी महिला जो है वो यहाँ पर एनीमिक है। मतलब क्या है, एनीमिया की शिकार है, खून की कमी कहीं ना कहीं महिलाओं में पाई जाती है। तो हर दूसरी महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 2024 तक सभी गरीब, चाहे महिलाएं हों चाहे वो बच्चे हों, वहाँ तक राइस, फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल सके, जिससे उनकी जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो पूरी की जा सके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्च उभरते सितारे फंड। तो यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उन्होंने एक फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है उभरते सितारे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख लेते हैं क्या नाम है और क्यों ये लॉन्च किया गया है। तो ये आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म और स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया है जिसका नाम है
उभरते सितारे फंड, मतलब है जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में उनको सपोर्ट देने के लिए, जितने भी स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं जो एक्सपोर्ट को जोर देते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ही इस फंड को लॉन्च किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 21 अगस्त 2021 को। आपको डेट याद रखनी है 21 अगस्त 2021 को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उभरते सितारे फंड हैज़ बीन सेटअप जॉइंटली बाय एक्सिम बैंक एंड सिडबी। तो एक्सिम और सिडबी बैंक के द्वारा ही ये जो फंड है वो एलोकेट किया गया है, मतलब है कि ये दो बैंक ही इनको देखेंगे, पूरा मैनेज करेंगी। और आपको बता दें कि दोनों बैंक ने 40-40 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश किया है, ये भी आपको पता रखना है। और टोटल 250 करोड़ का जो टोटल फंड है वो 250 करोड़ का है, और ज़रूरत पड़ने पे इसको बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब इसका डबल तक किया जा सकता है, मतलब 500 करोड़ तक ले जाया जा सकता है अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो। आगे अगर हम बात करेंगे तो जितने भी आपके ऑटो से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी आपकी स्टार्टअप्स हैं और खासकर यूपी में, ठीक है, उनको यहाँ पर पाइपलाइन में रखा गया है और लगभग 100 पोटेंशियल कंपनीज को हमने पाइपलाइन में डाल दिया है, जो कि एक्सिम बैंक और सिडबी इनको क्या करेंगी, आगे जाके लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो एक्सपोर्ट के फील्ड में बेहतर कर सकें। और आपको बता दें कि जितनी भी कंपनी है उनको लगता है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, जो बहुत ऊपर तक जाएंगी, उन कंपनियों को सपोर्ट देना ही इस फंड का जो उद्देश्य है वो माना गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मोटे तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर कहना चाह रही है कि एक फ़ंड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उभरते सितारे फंड। तो जितने भी लोग एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जितनी भी एक्सपोर्टर्स हैं, जितनी भी एक्सपोर्ट स्टार्टअप हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये फंड काम आएगा। इतनी सी यहाँ पर बात आपको समझाई गई है, जो कि 21 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। आगे बात करेंगे 6 लाख विलेजेस टू गेट इंटरनेट कनेक्टिविटी बाई 2024। तो 2024 तक 6 लाख गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। ये पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दौरान, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपने भाषण में बात कही। यहाँ पर आपको यही बता दें कि ये किसके अंडर में पहुंचाई जाएगी, एक प्रोग्राम जिसका नाम है भारत नेट प्रोग्राम। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये भारत नेट प्रोग्राम आपने कभी पढ़ाया नहीं, इसका जिक्र कभी आया नहीं। तो आपको बता दें कि इससे पहले जो नाम था इसका वो था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN, जो कि अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम हो गया भारत नेट प्रोजेक्ट या फिर भारत नेट प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, जो कि 2011 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, इसका नाम 2015 में बदल के भारत नेट प्रोग्राम कर दिया गया। इसी के अंतर्गत 2024 तक 6 लाख गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी, ये यहाँ पर पीएम मोदी ने बोला है। अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक डेटा जो है वो कहता है कि 2.8 लाख विलेजेस तक इंटरनेट फैसिलिटी पहुंच चुकी है। मतलब कहने का है कि आधे से कम गांव में अभी जो फैसिलिटीज़ है इंटरनेट की वो पहुंच चुकी हैं और पूरी पहुंच जाएंगी 2024 तक। आपको बता दें कि 500 ऐसे विलेज हैं जो डिजिटल हो चुके हैं अभी तक, ये भी यहाँ पर डेटा शेयर किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो पीएम मोदी लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दौरान मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है, टू पुश फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को पुश करना, कहने का तात्पर्य सीधा सीधा कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाकी देशों से ऊर्जा ले रहे हैं, चाहे वो ऑयल के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ले रहे हैं या फिर गैस के फॉर्म में ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 2024 तक जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर बन जाए। 2024 नहीं, 2047, ठीक है, 2047 तक मोदी जी ने बोला है कि 2047 तक हमारा जो देश है वो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, इसकी उन्होंने घोषणा की है। और आपको बता दें हर साल 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं अदर देशों से ऊर्जा एनर्जी को परचेज करने में। और आपको एक और बात बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हम ऑयल लेते हैं वो 85% इंपोर्ट करते हैं ओवरऑल का,
और जो गैस है वो 53% इम्पोर्ट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अदर देशों को हमको पैसा देना पड़ रहा है एनर्जी को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि उस एनर्जी को भारत में ही जनरेट किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके ऊर्जा के क्षेत्र में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन की जो डिमांड है प्रेजेंट में वो है 6.7 मिलियन टन, और 2029-30 तक हो जाएगी 11.7 मिलियन टन, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। उसके फुलफिल करने के लिए भारत को ही अपने देश में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। इसी के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो काजीरंगा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन। तो असम का जो काजीरंगा पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो भारत का ऐसा पहला पार्क बन गया है जो सैटेलाइट फोन के साथ इक्विप्ड है। कहने का मतलब है कि ऐसा पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा जिसमें सैटेलाइट फ़ोन भी लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सैटेलाइट फ़ोन लगाने का उद्देश्य क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क में। यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल 10 सैटेलाइट फ़ोन लगाए गए हैं पूरे पार्क में 28 अगस्त 2021 को। और आपको बता दें ये जो टोटल खर्चा है, जो सैटेलाइट फ़ोन लगाए गए हैं, इसका खर्चा किया है आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब ASDMA ने, जिसकी टोटल कॉस्ट आई है 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए इस इंस्टॉलेशन में खर्च हुए हैं, जो खर्च किए हैं ASDMA ने। और आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जो इंटरनेट की सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी वो BSNL के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। मतलब है कि पूरी जो कनेक्टिविटी का जिम्मा है वो BSNL कंपनी ने उठा रखा है। अब यहाँ बात आती है कि सैटेलाइट फ़ोन लगाने का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको बता दें। तो अवैध शिकार रोकने के लिए और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ही ये सैटेलाइट फ़ोन लगाए गए। कहने का मतलब क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर क्या होता है, अवैध रूप से शिकार होते हैं, लोग आते हैं, उनको मारते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए, इन प्रॉब्लम से फेस करने के लिए ही सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ किया जाएगा, ताकि जितने भी आपके अवैध शिकार हैं वो रोके जा सकें। और बाई चांस अगर बाढ़ आ जाती है इस कंडीशन में, उन जितने भी एनिमल्स हैं वहाँ पे उनको सिक्योर किया जा सके। इसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ये सैटेलाइट फ़ोन इक्विप किए गए उस नेशनल पार्क में। और 2018 की सेंसर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2413 राइनो पॉपुलेशन है काजीरंगा नेशनल पार्क में। आगे बात करेंगे तो तमिलनाडु ने जो सेपरेट बजट फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया था, डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था, उसकी हाइलाइट्स क्या हैं? क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि जो आपका तमिलनाडु है वो तीसरा स्टेट बन चुका है एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बजट लॉन्च करने वाला। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें क्या क्या है। तो आपको बता दें टोटल यहाँ पे गवर्नमेंट ने 34,220.65 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए एलोकेट किए गए हैं, जिसमें 12,524 विलेज पंचायत हैं तमिलनाडु में, उनको यहाँ पर पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें से 1/5 मतलब है 12,524 की 1/5 हर साल उनको यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ये स्कीम वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वहाँ की जो 11.75 लाख हेक्टेयर फैलो लैंड है उसको फार्म लैंड में कन्वर्ट करना आगे आने वाले 10 सालों में, जिससे उनका जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ जाएगा। अभी जो 60% है वो हो जाएगा 75%। ठीक है। और आपको बता दें कि जो डबल क्रॉप्ड एरिया है उसको भी यहाँ पर 1 लाख हेक्टेयर से 20 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है, ये भी आपको पता रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो बजट है वो सेपरेटली पास किया गया है विधानसभा में, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट है फिलहाल में जिसने एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बजट पेश किया, तो वो है आपका तमिलनाडु। अब जल्दी से कमेंट करो, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि वो कौन कौन से 2 स्टेट और हैं जिन्होंने तमिलनाडु से पहले एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बजट पेश किया था। उन दोनों के नाम आपको बताने हैं, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे मैं आपको बता रहा हूँ वो है तमिलनाडु। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर।
तो अब बात करेंगे आज की पैरे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, वर्तमान चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया। इस क्वेश्चन का आंसर है मिस्टर GR चिंताला। मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। अब बात करेंगे आज की पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली लॉन्च दलित बंधु स्कीम। तो कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है दलित बंधु स्कीम। आपका जो ऑप्शन है वो है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड। आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो और सभी स्टूडेंट तक शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर में जो भी अपडेट हैं वो जान सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।